नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू पवित्र एजुकेशन पॉइंट। दैट इज अवर क्लास नंबर 3। हमने 2 कक्षाएं इससे पहले पढ़ ली हैं, 2 क्लास हमने उससे ले ली हैं। पहली में हमने बेसिक जानकारी ली, दूसरी में हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जाना। थर्ड जो क्लास है, आज जो हम क्लास ले रहे हैं, अब हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जान चुके हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस किस शब्द से लिया गया है, ग्रामर क्या है, ग्रामर के प्रकार क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। इस क्लास को पढ़ने से पहले वो क्लास लेना बहुत अनिवार्य है, तभी चीजें समझ में आएंगी। टीचिंग बहुत ज्यादा सिस्टेमेटिक है और जब तक आप पहले स्टेप को नहीं चढ़ोगे तो दूसरा स्टेप आएगा नहीं समझ में। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है पहचान। क्या होता है मतलब आइडेंटिफिकेशन का? पहचान। अब इस पहचान की बात हम करें तो पहचान, एक तो जो परंपरागत पहचान है कि भाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला छात्र इस बात को कैसे जाने कि ताहे आता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो ताहे तीहे पढ़ाए नहीं जाते, और अगर पढ़ाए जा रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि दैट इज नॉट एन इंग्लिश मीडियम। हमें अंग्रेजी माध्यम के छात्र को पढ़ाने के लिए फिर पहचान क्या है, यह मस्तिष्क में हमारे प्रश्न होना चाहिए। उसे कैसे समझाएं भाई? तो इसके लिए हम कुछ चीजें देखते हैं। हम स्टेप्स में इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। पहली जो पहचान है वो है इसकी नेचर इज परमानेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेचर है वो परमानेंट है, स्थायी। दैट इज इट्स आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। नेचर इज परमानेंट। इस पहचान को समझने के लिए मस्तिष्क का खुला होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो भी बात कहता है उसमें स्थायित्व होता है। मैं 2 उदाहरणों से आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य आप ध्यान से सुने, मैं लिख देता हूं, थोड़ा इसको सिद्ध कर रही है क्या है। मेरा पहला वाक्य है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दूसरा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट बनिए और जानने की कोशिश करिए।
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस वक्त पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा कितनी देर पढ़ाऊंगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा की क्लास ले लूंगा, 1.5 घंटे की ले लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब तो इसका जो टाइम है वो शॉर्ट हुआ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, समय कितना हुआ, शॉर्ट हुआ, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हो सकता है दिन भर पढ़ा लूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मुझे ये इसका अंत करना होगा, लगातार नहीं पढ़ा सकता। अब आप दूसरे सेंटेंस को देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या है, ये मैं हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता का मतलब है कि मैं कल भी अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता का मतलब है, पढ़ाता हूं का मतलब है मैं आज भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और इस वाक्य में संभावना यह भी छिपी हुई है कि मैं आने वाले कल में, कल आने वाला अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो कार्य इसमें स्थायी हुआ पहले वाक्य में या दूसरे में, दूसरे वाक्य में। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है, मैं कल भी अंग्रेजी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं, और संभावना यह है कि मैं कल भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस अगर हम देखें, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्षणिक कार्य है, हो सकता है 1 घंटा पढ़ा लूं, हो सकता है 2 घंटे पढ़ा लूं, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें तीनों काल निहित होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बहुत शानदार टेंस है ये। कल भी अंग्रेजी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं, और संभावना यह है कि कल भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो दैट इज नेचर इज परमानेंट, ये इसका परमानेंट का मामला हो गया। पहचान नंबर 1, ये इस टेंस की वास्तविक पहचान है। दूसरी बात करें, जो रूढ़िवादी पहचान चली आ रही है, पहचान नंबर 2, इससे आप परिचित हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद हम 2 नंबर पर पढ़ें हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। ओके, हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे प्रयुक्त होती हैं? डू और डज। डू की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, एवं
प्लस कोई भी प्लूरल नाउन, इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, और कोई भी बहुवचन। प्लूरल का मतलब बहुवचन करता। अब हम डज की बात करें तो डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, प्लस कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक वचन करता। अब ये एक वचन करता, बहुवचन करता क्या होते हैं, थोड़ा इनको भी समझें। एक वचन का मतलब होता है जो गिनने में एक हो। यहां पर देखें, सिंगुलर का क्या मतलब है? सिंगुलर का मतलब है जो गिनने में एक हो, जबकि प्लूरल का क्या मतलब है? प्लूरल का मतलब है जो गिनने में एक से अधिक हो। ये सिंगुलर का और प्लूरल का आशय होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे, आई को बहुवचन ही माना जाता है। आई, बी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन, इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी? एचवी कौन सी लगेगी? डू। जबकि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट और किसी का भी नाम, उसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तीसरा बिंदु, हम प्रत्येक टेंस को 3 खंडों में पढ़ेंगे। तीसरा है मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने इसका आपको एक और नाम बताया है जब मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। उसका एक असली नाम भी बताया था मैंने आपको एलिमेंट्स में, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य परिचय। पहचान, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, मेन वर्ब कौन सी लगेगी। मेन वर्ब में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इसके बाद देखो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम अंग्रेजी में टेंस का जब सेंटेंस बनाते हैं तो 4 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहले तो देखो एफर्मेटिव होता क्या है।
एफर्मेटिव का मतलब है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात इन वाक्यों में कार्य करने की हाँ की जाती है, हाँ की जाती है। हम इन वाक्यों में कार्य करने को स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ ये काम हो रहा है, होता है। अब देखो एफर्मेटिव जो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है बहुत खूबसूरत, बहुत काम का भी है, और इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। क्या है दिक्कत? देखो कुछ इसमें हम नोट्स लिखेंगे जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। तो नोट नंबर 1, इन वाक्यों में कौन से वाक्यों में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, अब हमारे मस्तिष्क में एक बात उत्पन्न हो गई कि अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? देखें इसमें कुछ, पहला पॉइंट, यदि वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान से समझे इस पॉइंट को, प्लूरल हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, तो उसके साथ केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब बता चुके हैं पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ केवल किसका प्रयोग होगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का। पॉइंट नंबर 2 और भी इंपॉर्टेंट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस या आईईएस जोड़ देते हैं।
यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो B1 में S अथवा ES या IS जोड़ देते हैं। अब यहां हमारे सामने दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक अच्छे छात्र बनने के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होंगे। पहला प्रश्न उत्पन्न होगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्लूरल के साथ तो हम कुछ नहीं जोड़ते और सिंगुलर के साथ। अगर आप अच्छे छात्र हो तो ये दिमाग में प्रश्न आना चाहिए और सबके आना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो सीधा B1 लगा दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो उसमें S, ES या IS क्यों लगता है? पहला प्रश्न, कौन सा कारण है ऐसा जो लगेगा? दूसरा, हमारे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन फिर आता है कि ये तो 3 लिख दिए सर, S लिखा, ES लिखा और IES लिख दिया। अब अथवा और लग रहा है बीच में, तो इनमें से कौन सा लगाएं? दो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। पहले हम इसका जवाब देते हैं कि इनमें से कौन सा लगाएं, फिर हम उस प्रश्न का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि आखिर इसमें ऐसा क्यों होता और इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, इसका जवाब देंगे। पहला जवाब इसके बारे में जाने। देखो, इसमें हम देखें कहां तो S लगेगा, कहां ES लगेगा और कहां IES लगेगा। तीनों तथ्यों को समझें। इसमें पहला जो A नंबर डालते हैं हम, A, यदि किसी वर्ब के पीछे, वर्ब कहूं या इससे बेहतर मैं इस तरह से कहूं, B1, आई मीन टू से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि मैंने लंबे अनुभव में यह देखा है कि कभी कभी स्टूडेंट सेकंड फॉर्म में भी S लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म में भी S लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मैं क्या कहूं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या फिर ये फर्स्ट फॉर्म B1 कहना तो एक बेईमानी है। आप अगर अच्छे छात्र हो तो इस तरह से कहना सीखिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का अंतिम लेटर, लेटर मतलब बता चुके हैं, वर्ण, अक्षर, अंतिम वर्ण O, ध्यान से देखें, CH, डबल S, SH, X, Z, हो तो Z, हो तो उस वर्ब के पीछे, उस के पीछे ES जोड़ देते हैं। उस वर्ब के पीछे क्या जोड़ेंगे? ES। जैसे एग्जाम्पल लें, गो, क्या रहा है इसके पीछे? O, तो क्या लगेगा? ES। मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें, सर्च, क्या रहा है पीछे? CH, क्या लगेगा? सर्चेस, ES। मैं कह दूं पास, क्या रहा है पीछे? डबल S, क्या लगेगा? ES।
इस तरह से ये जो और भी ले लो, जैसे मैं कह दूं मिक्स, क्या आ रहा है एक्स, क्या लगेगा मिक्सेस etc। ये जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं ये यदि आते हैं तो क्या लगाते हैं उसके पीछे ES लगा देते हैं। एक फ्री हो गया ES। अब बात करें IES की, बी नंबर पर यदि वर्ब के अंत में ध्यान से देखें बाई हो, बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर, IES लगा देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने लिखा ट्राई, क्या रहा है अंत में बाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो बाई को ड्रॉप करेंगे यानी हटाएंगे और क्या लगाएंगे IES। मैं दूसरा उदाहरण लूं, प्ले, चेक करो कंडीशन दोनों है क्या, वर्ब के अंत में बाई है, बिल्कुल है सर। बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ए कॉन्सोनेंट है नहीं है, तो हम बाई को नहीं हटाएंगे, सीधा क्या लगा देंगे उसमें एस लगा देंगे, प्लीज। समझ में आई बात? अगर यहां कॉन्सोनेंट होता तो इसकी तरह होता, ट्राई में से बाई को हटाया IES लगाया, लेकिन प्ले में से नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इससे पहले वॉवेल है। ओके, अब तीसरा पॉइंट, दो फ्री हो गए, IES गया, अब बचा S। अब S की अगर हम बात करें, तो देखो एक सामान्य सी बात है कि भाई एक डाल पर तोता, कबूतर और मोर बैठे थे, तोता और कबूतर उड़ गए तो क्या बचा? मोर बचा। जहां ये ES और IES नहीं लगेंगे वहां S ही लगेगा। नियम में देख लेना, जहां ES नहीं लग रहा हो और नियम में IES भी नहीं आ रहा हो तो सामान्य सी बात है कि क्या लगेगा? S लगेगा। आप इसे उतार लीजिए, और उतारने का एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, जहां भी मैं कहूं उतार लीजिए। उतारना एक एक शब्द है, आपको एक एक शब्द के नोट्स बनाने, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, बहुत सिस्टमेटिक, जो आपको कई सालों तक काम देने वाला है वो आपका। तो उस समय आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हट रहा हूं, वहां पॉज करके आप उतार लो। ओके, मैं समझता हूं उतार लिया होगा। देखो ये जो पीछे लिखा हुआ है ये X और Z है, X और Z। ओके, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वीडियो में आ नहीं रहा है, तो ये X और Z उतार लो।
ओके, अब देखिए जो एस का मामला है वो भी मैं लिख ही देता हूं सी नंबर डाल के। यदि सीधा सीधा लिख दें शेष वर्ब्स के साथ, शेष वर्ब्स के साथ एस लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। जैसे कोई भी वर्ब्स ले लो आप, जैसे मैं ले लू टेक, ई आ रहा है भाई साहब, ना तो हमारे ईएस का नियम लग रहा है ना आईएस का लग रहा है, तो क्या लगा देंगे, सीधा टेक्स लगा देंगे। मेक क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, मिक्स। ओके, अब देखो, अब हम एक प्रश्न का जवाब पढ़ चुके हैं, हम दूसरे प्रश्न की बात करें। हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हम सीधा V1 लगा रहे हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन सिंगुलर जैसे सब्जेक्ट होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमें उसे एस या आईएस लगाना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आपको देखो, एक टॉपिक है अंग्रेजी व्याकरण में, एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट। थोड़ा सा वहां ले जाता हूं, चीजें समझ में आएंगी। देखें, इतनी सी जगह हम ले लेते हैं उसके लिए। देखो, यहां समझें इस तथ्य को, आप इसे लिख भी लेना। मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुने। कोई भी वर्ब जब पैदा होती है तो वो प्लूरल में होती है, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब सदैव प्लूरल होती है। ध्यान से समझें। जैसे मैंने कहा गो, तो ये गो सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, ये प्लूरल है। मैंने कहा राइट, ये राइट कैसी वर्ब है, प्लूरल है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहे हैं, ध्यान से समझें। वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो प्लूरल में होती है। ओके, अब अंग्रेजी जो ग्रामर है उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है, और ये टॉपिक क्या कहता है, इसको कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, कॉनकॉर्ड। ये टॉपिक ये कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगानी है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। क्या कहता है ये, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। भाई सब्जेक्ट जब प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। और B1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। जैसे मैं अगर यहां एक एग्जांपल लूं, मैंने लिख दिया आई, आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब वर्ब तो पहले से ही प्लूरल होती है,
तो आई के साथ गो लगा दिया। सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, बैक सही हो गया। तो एस या ईएस क्या करता है सर? ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है, जिससे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा सके। देखो जैसे ही मैंने कहा गो, तो गो क्या है? गो प्लूरल है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या लगा दिया, ईएस लगेगा नियम अनुसार, तो ये गोज कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। अब ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर। जैसे ही करता ही हुआ तो क्या लग जाएगा? गोज। अगर ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। मैं से कंक्लूड करता हूं, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में होती है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कर्ता सिंगुलर होगा तो उसे वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस, ईएस अथवा आईईएस का प्रयोग किया जाता है। मैं समझता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसे उतार लीजिए। उतार लिया हुआ, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए आप दूसरा शब्द भी यूज में ले सकते हो, फॉर्मूला। इसके लिए तीसरा शब्द भी यूज ले सकते हो, पैटर्न। जो शब्द आपको सरल लगे उसका प्रयोग करें, लेकिन सबसे बेहतर है स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग करना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का प्रयोग होगा, अथवा फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में क्या क्या लग सकता है? एस, ईएस, आईईएस। इसके बाद किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद किसका प्रयोग होगा? ईटीसी का। ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इसको एक समझना होगा, ऑब्लिक का मतलब है या तो ये या ये एक ही है। B1 में या तो एस लगेगा, ईएस लगेगा, अथवा आईएस लगेगा, या फिर B1 ही लगेगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हल करते हैं। देखो, एग्जांपल्स हल करते समय कुछ चीजें हम आपको देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपको, जब आप ऐप में जाओगे तो वहां आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें एक असाइनमेंट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल हम यहां समझाने की कोशिश करेंगे, हर प्रकार की, जिसमें सारे नियम इंक्लूड हो जाएं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए
आपको असाइनमेंट में जाना है ऐप के, और असाइनमेंट में आपको बहुत सारे हम एग्जाम्पल वहां डालेंगे जिन्हें आपको हल करना है। स्टडी मटेरियल में आपको चीजें मिल जाएंगी और वीडियोस तो अवेलेबल हैं ऐप पर। आप 1 या 2 दिन में जो भी लैब का शेड्यूल रहेगा, जैसे ही बच्चे जुड़ते हैं, दीज आर डेमो क्लासेस, तो उसके बाद जो लैब का समय रहेगा उसके बाद वीडियो आपके पास सेव रहेगा, आप उसे कितनी भी बार देख सकते हो। ये यूट्यूब पर डलने वाली अंतिम वीडियो। इसके बाद यूट्यूब पर आपके लिए क्लासेस नहीं मिलेंगे, आपको ऐप के थ्रू ही क्लास मिलेंगी, ठीक है। उसमें भी आप इन्हें 3 डेज के लिए निःशुल्क देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो भी पेमेंट है वो आपको करने के बाद सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। अब चले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और उससे ज्यादा अधिक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेंगे जो आप ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज उससे कर सकते हैं। देखें पहला एग्जाम्पल, राम रोज। चलो एक एक एलिमेंट्स के हिसाब से एग्जाम्पल देख लें। पहला एग्जाम्पल, राम पढ़ता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वे पढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लगाएं। अगर आप ये सीख जाते हो तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। मैंने पहले दिन कहा था कि हम 0 से एडवांस पढ़ेंगे। जो छात्र जानते हैं वो ये ना समझे कि ये स्तर है, स्तर इतना जाएगा जहां आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हम चलेंगे 0 से एडवांस की तरफ चलेंगे, क्योंकि हर प्रकार के छात्र हमारी कक्षाएं ले रहे हैं। अब आप देखिए वर्ब कहां है। मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में बताया कि वर्ब वाक्य के अंत में मिलेगा जिसमें पहचान सूचक शब्द होगा। टेंस कौन सा है, इसकी पहचान वाक्य के पीछे से होगी, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब हो गई। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, कौन और क्या। अब कौन लगा के प्रश्न पूछोगे, कौन पढ़ता है, तो उत्तर आएगा राम। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए। आगे हम चलें तो हमें हमारा स्ट्रक्चर जो है वो याद होना चाहिए। सब्जेक्ट लगेगा भाई सबसे पहले, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये कहते हैं ये बड़े भैया हैं, स्ट्रक्चर जो है ये जो कहते हैं आपको वही करना, आपका सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट लगा दिया भाई राम, ठीक है। अब इसने कहा कि वर्ब लगाओ, V1 लगा दिया, पढ़ता है, पढ़ने की अंग्रेजी रीड। हम आपको 300 वर्ब का पैकेज स्टडी मटेरियल में देंगे। 10वीं क्लास के बच्चे को 300 वर्ब, अच्छा एक साथ नहीं देंगे उन्हें, हम उन्हें कम कम टुकड़े टुकड़ों में आपको स्टडी मटेरियल के अंदर लगभग 300 वर्ब, उसके 5 फॉर्म्स, उसका हिंदी मीनिंग सहित आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, वो आपको लर्न कर लेनी है। राम रीड, फुल स्टॉप। अब जब आप सब्जेक्ट को और वर्ब को लगा लो तो आपको एक तालमेल चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको यह तय करना है कि क्या हमारा वाक्य सही है अथवा गलत है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यह देखना है जो मैंने अभी बताया था कि यदि, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर बेमेल मेल करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
चलो चेक करते हैं हमारे बैग को सही है या गलत है। भैया सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब भी लगा दी। चेक करते हैं। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब हमारे मस्तिष्क में कभी कभी ऐसा, हम कैसे जाने सिंगुलर सब्जेक्ट है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है? हमें कैसे पता लगेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है? पहले तो आपको मैंने लिखा दिया है ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब किसी का भी नाम, किसी का नाम क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर इस चीज से भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक बहुत सीधा, अगर आप हिंदी सही लिखते हो तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आपको वाक्य में अंत में आने वाले है को देखना है। अगर आपका है इस प्रकार का, अगर आप, अच्छा इस नियम में आपको क्या है कि आपको हिंदी सही आती है या नहीं लिखना। अगर आपसे सही हिंदी आती है तो आप देखेंगे यदि आपके वाक्य के अंत में ऐसा है आ रहा है, ध्यान से देखो, इसे जूम करके देखो, जूम, इसको जूम करते हैं तो ये इस तरह से आ रहा है, देखो चेक करो, जूम करने पर है। अगर इस तरह का है आता है हिंदी लिखते समय तो तुरंत पहचान जाना कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। एक बार। दूसरा तथ्य इधर देखो, अब यदि इस है के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ कैसी हो सकती है देखो, जूम में ही बता देता हूं मैं आपको। जैसे इस है के साथ में छेड़छाड़ हो गई, बिंदी आ गई। इस है के साथ में और कोई छेड़छाड़ किसी प्रकार की हो गई, चंद्र बिंदी आ गई। इस है के साथ में और कोई छेड़छाड़ हो गई, जैसे ओ की मात्रा आ गई। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का मतलब है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। अगर आपका है इस तरह से आ रहा है तो सीधा सीधा बात है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और यदि इस है के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है तो पहचान जाना कि भैया सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को आपको समझाता हूं, देखो। देखें, मैं दो वाक्य यहां लिख रहा हूं। पक्षी आसमान में उड़ता है, एक वाक्य। और पक्षी आसमान में उड़ते हैं, दूसरा वाक्य। अब आप ये दोनों वाक्य देखिए, कर्ता को देखें तो ये पक्षी ऐसा है और ये पक्षी ऐसा है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चेक करो कितना भयानक अंतर है। अरे कोई अंतर नहीं है, ऊपर वाला पक्षी नीचे वाला पक्षी समान है। कोई भी इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि इनमें से कौन सा प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है। अगर हम जैसे पढ़ते हैं कि लड़का आसमान में उड़ता है और लड़के आसमान में उड़ते हैं, लड़के, तो पता लग जाता है कि बहुवचन है, वही लड़के। यहां देखो परिस्थितियां यहां है, पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी, तो आगे से हमें कोई पता नहीं लग रहा है। चलो पीछे, अभी पहचान बताइए, चलो पीछे, आगे पीछे। यहां देखो है, कौन से वाला आ रहा है? क्या छेड़छाड़ हो रही है ऐसे? नहीं हो रही है, ये है। जब इस प्रकार का है तो आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, अर्थात ये पहले वाला जो पक्षी है ये कैसा है? सिंगुलर है। जबकि दूसरा देखो, इसमें छेड़छाड़ हो रही है, इसमें बिंदी आ रही है, और जैसे इसमें बिंदी आ रही है, जैसे ही बिंदी आ रही है तो ये पक्षी कैसा हो गया? ये पक्षी आपका प्लूरल हो गया। ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। मैं समझता हूं ये समझ में आया होगा। अब हम वापस अपने सेंटेंस पर चलते हैं। चाहो तो आप इसे
लिख सकते हो, मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये लो। ओके, पॉज करके लिख लिया करो। अब आगे चले हम, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये लो हटा दिया। ये वाक्य भी बनाएंगे बाद में, पहले यहां देखो, पहले यहां देखें। अब देखो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और B1, ये रीड क्या है, रीड क्या है भाई साहब? सर रीड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है तो कैसी है भाई साहब? प्लूरल है सर, अभी बता दिया हमने ये बात। अब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, चेक करो, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, मामला गड़बड़, मामला गड़बड़ हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि हमने वाक्य को सही नहीं बनाया। तो क्या करें साहब सही बनाने के लिए? ये तो पुरुष है भाई साहब, सब्जेक्ट, ये तो झुकेंगे नहीं, इसको ही झुकाना पड़ेगा, इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो बनाते क्या करना पड़ेगा? इस प्लूरल को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ जल्दी से। अरे एस या एस लगाना पड़ेगा, लगा दो। कैसे लगाएं? तो राम रहेंगे। ये लो साहब, इसको सिंगुलर बना दो, राम रीड्स, फुल स्टॉप। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर, मैच कैसा है? परफेक्ट, जीवन कैसा चलेगा? परफेक्ट। दूसरे वाक्य पर आ जाओ, इसकी कहानी खत्म। जिस छात्र की समझ में कहां एस लगाना है, कहां एस नहीं लगाना है, ये आ गया, समझ लो ये पूरा टेंस समझ में आ गया। दैट इज जस्ट बिगिनिंग, ये शुरुआत है बस अभी। इंडेफिनिट को आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना शानदार है ये। चलो आओ इसको देखें। सबसे पहले बड़े भैया के पास चलो। बड़े भैया कौन है? स्ट्रक्चर महोदय। स्ट्रक्चर महोदय से हमने पूछा कि सर क्या लगाएं? सबसे पहले सर ने कहा सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओगे? लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है? बे। बे की अंग्रेजी क्या है? दे। लगा दिया। ओके, अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब कह रहे हैं या तो ये लगाओ या ये लगाओ। अब पढ़ने की अंग्रेजी क्या है? रीड। लगा दी सर, ये लो लगा दी। अब हमारा वही काम चेक करना है कि हमारा वाक्य सही है अथवा गलत है। चेक करें, करते हैं। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है सर, क्योंकि आपने लिखा दिया आई वी यू दे। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, ये कौन है? ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है सर। तो प्लूरल प्लूरल, बिल्कुल सही बात है, वाक्य बिल्कुल आपका सही है। ये इस प्रकार से आपको एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। ओके, अब हम उन दो वाक्यों को लेते हैं। ध्यान से देखो, जो अभी हमने लिए थे उनको हम लेते हैं। पहला क्या लिया था सर? पक्षी आसमान में उड़ता है। एक बार, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। दूसरा बात, पक्षी आसमान में उड़ता है। अभी बताया सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो सीधा सीधा लगाओ, बर्ड
अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, वर्ब लगाओ, वर्ब लगा दी फ्लाई। अब क्या बचा, वर्ब तो इसकी जगह आ गई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या उड़ता है पता नहीं है इस वाक्य में। अब देखो ईटीसी कहां, आसमान में, इन द स्काई। चेक करो ये वाक्य सही है या गलत है। सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है। वर्ब कैसी है, B1 है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैसी हो गई, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, वाक्य गलत। सही करें पुराना काम। सही कैसे करेंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे। इसको सिंगुलर कैसे बनाएं, एस लगाएं, ईएस लगाएं अथवा आईएस लगाएं, तीन है। अब देखो बाई आ रहा है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या होगा, बताओ फटाक से, आईईएस लगेगा, फ्लाइज। समझ में आ रहा है। दूसरा वाक्य देखो, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन, बर्ड। अब बर्ड मीन्स एक पक्षी। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से जानते ही होंगे, नहीं जानते तो किसी क्लास में उनको भी सिखाएंगे। तो इसको प्लूरल बनाए भाई पहले, क्योंकि यही प्लूरल है आपका, ये है कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस लगाओ, बर्ड्स। अब लगा दो भैया, फ्लाई इन द स्काई। चेक करें सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल है सर। वर्ब कैसी है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वाक्य बिल्कुल सही है। ये आपका दूसरा एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कहां एस ई एस लगाएं और कहां ना लगाएं, और उसका सीधा सीधा फंडा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, सीधा B1 लगेगा। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट को समझा रहा हूं। हिंदी के सेंटेंसेस अभी और कक्षाओं में चलेंगे, इंडेफिनिट थोड़ा टाइम लेगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट उतना टाइम लेगा जितना बाकी का शेष प्रेजेंट लेगा, क्योंकि सारी कमियां, सारे दोष तुम्हारे मुझे इसी टेंस में मिटा देने, जिससे कि कंटिन्यूअस परफेक्ट आगे के टेंसेस में कोई दिक्कत ना है। तो मुझे लगता है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मोर देन 5 वीडियोस में पूरा होगा। कम से कम 5 क्लासेज आप इंडेफिनिट की हम लेंगे, जिनमें से एक हो गई, 4 और होंगी, तब जाके इंडेफिनिट क्लियर होगा। और आप यकीन मानिए वो इंडेफिनिट क्लियर होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखें मैं एक छोटा सा देखता हूं। देखो एक चार्ट बनाते हैं हम, आई सी आई सी वी ही दे, आई बी दे इट यू। और इसमें मैं कुछ और ले लेता हूं, जैसे कि राम ले लेते हैं और पीपल ले लेते हैं। पीपल नॉट पीपल, पीपल। एक बॉक्स में इनको बंद कर देते हैं, ये आपकी सारी समस्याओं को हल करने वाली है ये। और दूसरे बॉक्स में हम गो ले लेते हैं और गोज ले लेते हैं। आई ही सी ये सब्जेक्ट्स ले लिए कुछ मैंने। दूसरे बॉक्स में हम आपकी 2 वर्ब ले लेते हैं, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। टू स्कूल। तीसरा बॉक्स, हमें क्या करना है, हमें इन बिखरे हुई चीजों में से किसी चीज को चुन करके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, ध्यान से ये जब तक टेबल चले, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, पलक मत झपकना,
पलक झपका तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही आप इस टेबल को सीखोगे तो ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट का टॉपिक आपका मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाक्य, हमारा सब्जेक्ट है आई। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? आई। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इस आई के साथ इन दोनों में से कौन सा वर्ब लगेगा। विचार करो जल्दी से। अब देखो मैं आपको कुछ बता देता हूं, ये गो कैसा है, ये प्लूरल वर्ब है। और गोज कैसा है सबको पता होगा अब तक, ये सिंगुलर वर्ब है। हम एग्रीमेंट बता, हिंदी के सेंटेंस बहुत कराएंगे और मोर देन 50 to 100 सेंटेंस में आपको स्टडी मटेरियल में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। देखें आई, तो भाई साहब आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है सर। वेरी गुड। तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। आई गो टू स्कूल। एक वाक्य हो गया। मैं वाक्यों को वहां लिख देता हूं। पहला वाक्य क्या हो गया हमारा? पहला सेंटेंस क्या बना? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब सी से बनाओ। कैसे बनाए साहब? ऐसे बनाओ। कैसे बनाए? सी कैसा है सर? सिंगुलर है। ही सी इट नेम सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के साथ इनमें से वर्ब गो लगेगा। बिल्कुल गो लगेगा। गो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि गो तो प्लूरल है। क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो क्या बनेगा? दूसरा वाक्य हमारा क्या बना? सी गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य क्या बना? सी गोज टू स्कूल। तीसरा देखें बी, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। सर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सीधी सीधी बात है, प्लूरल तो प्लूरल वाली वर्ब कौन सी है? गो टू स्कूल। क्या वाक्य बना तीसरा? वी गो टू स्कूल। चौथा देखें ही कैसा सब्जेक्ट है सर? सर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी कैसी लगेगी? सर सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर कौन सी वाली वर्ब है? गोज है। तो आगे ये जुड़ गया। क्या बना? ही गोज टू स्कूल। समझ में आ रहा है? अब दे पे आ जाओ। दे कैसा है? प्लूरल है सर। वेरी गुड। तो वर्ब कौन सी चाहिए? प्लूरल चाहिए। प्लूरल कौन सी वाली है? गो है सर प्लूरल। तो इससे बन जाएगा अगला सेंटेंस। क्या बनेगा? दे गो टू स्कूल। अगला चेक करें, इट आ गया सर। इट कैसा है? मैंने बताया ही सी इट नेम सिंगुलर है। कैसा है ये? सिंगुलर है सर। तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सर सिंगुलर लगेगी। सीधी सीधी बात है। अगला सेंटेंस क्या हो गया? इट गोज टू स्कूल। मीनिंग की दृष्टि से ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि इट किसके लिए लगाएं, लेकिन हम यहां सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखो यू, आई वी यू दे कौन सा है सर? प्लूरल है सर। वेरी गुड, प्लूरल है। तो वर्ब कौन सी लगेगी इनमें से? फटाक से बताओ। गोज लगेगी। यू के साथ गोज लगेगी क्या? नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? अरे सर सीधी सीधी बात है, प्लूरल वर्ब लगेगी, गो लगेगी यू के साथ। अगला सेंटेंस का निर्माण क्या होगा? यू गो टू स्कूल। ठीक है सर। अब आ जाओ सर अगला, राम। ही सी इट नेम। राम कैसा है? सिंगुलर है। तो सर वर्ब भी कौन सी लगेगी? सर सिंगुलर लगेगी। और सिंगुलर कौन सी वर्ब है? जिसमें एस या एस लगा है, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तो प्लूरल होती है। तो अगला वाक्य क्या बना? आठवां, राम गोज टू स्कूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द अब आ गया पीपल। अगर आप पहले से जानते हैं कि पीपल पुलिस प्लूरल होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो देखो पीपल का अर्थ क्या है? पहले तो पीपल नहीं है, पीपल इसका प्रोनाउंसिएशन है।
तो हम अगर इसका हिंदी वाक्य बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा कि लोग स्कूल जाते हैं। है से छेड़छाड़ हो रही है, बिंदी आ रही है। अगर अच्छा तुम ऐसा वाक्य बना सकते हो कि लोग स्कूल जाता है, लोग स्कूल जाता है, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, हिंदी में ही गलत हो गया। अब हम इसको अगर ऐसे बनाए कि लोग स्कूल जाते हैं, तो ये है क्या मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। सीधा सीधा बात है भाई, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल वाली लगेगी। और प्लूरल कौन सी होती है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो यहां से सीधा यहां जाएगा। तो वाक्य क्या बना हमारा? पीपल गो टू स्कूल। ये है आपका किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बिठाना। अगर आज के इस पूरे लेसन में, 1 घंटे के लेसन में तुम में से अगर सारे छात्र सिर्फ इतना भी सीख गए हैं कि कहां तो हम B1 लगाएं और कहां B1 में S लगाएं, ES लगाएं, IS लगाएं, तो ये पूरा जो क्लास है बिल्कुल सक्सेस होती है। ओके, इसकी कुछ प्रैक्टिस में अगले कक्षा में भी कराऊंगा। ओके, और ये सारे सेंटेंसेस आप लिख लेना। स्टडी मटेरियल पर्याप्त रूप से आपको मिलता रहेगा। मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा। और अगर कहीं एक और तथ्य, किसी भी छात्र को समझने में कोई दिक्कत आती है, अच्छा YouTube पर ये मिलने वाली अंतिम क्लास होगी, हो सकता है एक आध और डाल दें, उस पर अभी विचार करेंगे। उसके बाद आपको ऐप पर जाना है, ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, PEP नाम से, ठीक है। उसमें भी आने वाले 3 वीडियोस तो ये हैं, 3 क्लास, और 3 क्लास और भी मैं उसमें फ्री डालूंगा। उसके बाद आपको फीस पे करना है कि आपको कुछ नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद में सभी बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर दूंगा, उससे अपनी समस्याएं आप वहां भेज सकते हो। मैं अगले वीडियो में उन्हें इंक्लूड करूंगा, अगली क्लास में। और अच्छा, ये क्लासेस हमारी रेगुलर होंगी मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहेगा, उसमें आपको याद करने के लिए रहेगा। और मजे के साथ पढ़ते रहिए। स्टे एट होम, बी सेफ, कीप लर्निंग विद पवित्र एजुकेशन पॉइंट। थैंक्स।